आज हम लोग बातचीत करेंगे भारत की उस ताकत के बारे में जिसने शुरुआती दौर में अंग्रेजों को सबसे बड़ी टक्कर दी। अंग्रेज जब भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे तो उस दौर में कई सारी शक्तियों से अंग्रेजों का भारत में मुकाबला हुआ और उन शक्तियों को क्रमशः अंग्रेजों ने भारत में पराजित किया और अपना कब्जा जमाया। लेकिन इस पराजय के क्रम में अंग्रेजों को जो नाकों चने चबाने पड़े या जिस ताकत ने सबसे तगड़ी टक्कर दी अंग्रेजों को, शुरुआती 2-3 लड़ाइयों में तो अंग्रेजों को पराजित भी किया, वो भारत की जो सबसे शक्तिशाली ताकत उस समय की थी मैसूर ने शुरुआती दौर में अंग्रेजों को सबसे कड़ी टक्कर दी और यही मैसूर भारत की इकलौती ताकत रही जिसने अंग्रेजों को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरी 4 लड़ाई लड़ने को विवश किया। इसके अलावा भी भारत की बड़ी बड़ी शक्तियाँ थीं जिनसे अंग्रेजों ने संघर्ष किया, लेकिन बाकी शक्तियों ने अंग्रेजों से इतना तेज और इतना तगड़ा संघर्ष नहीं किया। जैसे मराठों का संघर्ष अंग्रेजों से बहुत लंबा चला, लेकिन मराठों ने भी 3 लड़ाई बाद हार मान ली। पंजाब एक बड़ी रियासत थी, पंजाब को 2 युद्धों के बाद अंग्रेजों ने हरा दिया, लेकिन मैसूर ने पूरी 4 लड़ाइयाँ लड़ी और 4 लड़ाइयों के बाद ही मैसूर हारा। तो ये मैसूर किस तरीके से अपना संघर्ष करता है, मैसूर राजवंश का क्या इतिहास रहा, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। मैसूर जो राज्य था ये हमारे दक्षिण का एक छोटा सी एक रियासत थी पहले, जो मराठों के अंतर्गत आती थी। मराठे मैसूर से चौथ और सरदेशमुखी वसूला करते थे और उससे पहले मैसूर जो था, जैसे पहले की वीडियो में हम लोग विजयनगर साम्राज्य पढ़ा था, तो विजयनगर में के साम्राज्य के पतन के बाद जब तलीकोटा की लड़ाई होती है तो उसी के बाद 1612 में मैसूर में वाडियार वंश की स्थापना होती है और वही वाडियार वंश बहुत छोटे से स्तर पर चल रहा था, लेकिन 18वीं शताब्दी के बीच तक जाते जाते वाडियार वंश का जो शासक था चिक्का कृष्णराज, तो चिक्का कृष्णराज था और वही शासन कर रहा था बहुत छोटे से क्षेत्र पर। इस चिक्का कृष्णराज का एक मंत्री था, वित्त मंत्री था, जिसका नाम था नंदराज और उसका एक सेनापति था देवराज। चिक्का कृष्णराज केवल नाम मात्र का शासक था, वास्तविक सत्ता जो थी वो नंदराज और देवराज के हाथों में थी। जो नंदराज था वही वित्त मंत्री था। बाद में वही नंदराज ने राजा से सारी ताकत हथिया ली और खुद मैसूर का सर्वेसर्वा बन गया। तो जब नंदराज मैसूर का सर्वेसर्वा बना तो उसी ने अपनी सेना में एक सिपाही भर्ती किया। उस सिपाही का नाम था हैदर अली। अब ये जो हैदर अली था, जो एक आम सिपाही की हैसियत से भर्ती हुआ था नंदराज की सेना में, लेकिन इसकी क्षमताएं आम सिपाही वाली नहीं थी। बाद में अपनी योग्यता के बल पर ये प्रमोशन पाता गया और मैसूर में अपनी ताकत इस हैदर अली ने बढ़ाना शुरू किया। फिर बाद में इसकी योग्यता से खुश होकर 1755 में नंदराज ने इसको डिंडीगुल का जो किला था, तो डिंडीगुल के किले का फौजदार बना दिया। तो जब इसको किले का फौजदार बनाया गया हैदर अली को, तो हैदर अली अपना सहायक एक ब्राह्मण खांडेराव ब्राह्मण थे दक्कन के, तो खांडेराव को अपना सहायक चुना। और खांडेराव बहुत होशियार थे, तेजतर्रार थे और षड्यंत्र करने में बिल्कुल माहिर थे। वही खांडेराव और हैदर अली ने मिलकर साजिश करना शुरू किया और अपनी ताकत मैसूर में बढ़ानी शुरू कर दी। और जो इसके राजा थे नंदराज के खिलाफ साजिश की और नंदराज की जो माँ थी, राजमाता से खांडेराव ने मिलके उनको तैयार किया कि नंदराज को ख़त्म करके हैदर अली को गद्दी पर बिठाया जाए। तो उसी की राजमाता से साजिश करके हैदर अली ने जो नंदराज की हत्या करवा दी और हत्या करवा के खुद मैसूर का स्वामी बनता है 1760 में। और 1760 में मैसूर का स्वामी बनने के बाद ये जब तक जिंदा रहा, यानी 1782 तक, तब तक ये मैसूर का शासक बना रहा। और इसका जो सहयोगी था मुख्य खांडेराव ब्राह्मण था वो। अब इसी हैदर अली क्योंकि एक सैनिक था, सैनिक आवश्यकताओं को ये जानता था, इसीलिए क्या किया इसने कि अपनी सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की मदद से एक आधुनिक शस्त्रागार, हथियार खाना तैयार किया कि जिसमें आधुनिक बंदूकें, तोपें, ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी। तो यही डिंडीगुल का जो हथियार खाना था ये हैदर अली के लिए बहुत ज़्यादा सहायक हुआ। और उसी हथियार खाने की सहायता से, क्योंकि अंग्रेज धीरे धीरे उस समय साउथ में अपने हाथ पैर बढ़ा रहे थे और अपने कदम मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, और यूरोप की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत आगे थी, भारत की युद्ध तकनीकी खासतौर पर बहुत आगे थी। तो यूरोपियों की ही टेक्निक से हराना, ये काम हैदर अली ने शुरू किया था और अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। और जब राजा बना तो राजा बनने के बाद जो इसने अपने सिक्के जारी किए, सोने के, तांबे के, चांदी के, तो उसने अपने सिक्कों पर, ये धार्मिक रूप से थोड़ा सा लिबरल था,
और उसने अपने सोने के, चांदी के और तांबे वगैरह के जो सिक्के हुआ करते थे उसमें हिंदू देवी देवताओं जैसे शिव पार्वती या विष्णु के भी आकृतियाँ, मूर्तियों की आकृतियाँ उसने करनी शुरू कर दी। जब इसने ताकत बढ़ानी शुरू कर दी तो फिर दक्कन में इसका प्रभाव बढ़ते हुए देख के, और क्योंकि ये फ्रांसीसियों की मदद ले रहा था और अंग्रेजों में फ्रांसीसियों में बनती नहीं थी, तो उसी की वजह से अंग्रेज़ों की जो टक्कर थी वो हैदर अली से बिल्कुल निश्चित हो चुकी थी कि अब जल्द से जल्द हैदर अली और अंग्रेज़ों की टक्कर होने वाली है। उसी में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध छिड़ा, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ इसका टाइम पीरियड जो था 1767 टू 1769। अब इस आंग्ल मैसूर युद्धों की जो सबसे बड़ी विशेषता थी कि बेसिकली लड़ तो रहे थे अंग्रेज और मैसूर, लेकिन इसमें दो लोगों की या कह लीजिए तीन लोगों की बड़ी मुख्य भूमिका हुआ करती थी। एक थे मराठे, दूसरे थे निज़ाम और तीसरे थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों ने हमेशा मैसूर का साथ दिया और अंग्रेजों के खिलाफ रहे थे, तो फ्रांसीसी हमेशा मैसूर के ही साथ थे। लेकिन ये जो दोनों भाई थे, मराठे और निज़ाम, ये पैसे के और ज़मीन के लालच में अपना जो पाला था वो बार बार बदलते रहते थे। पाला बदलने का मतलब है कि पहले अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जब मैसूर से टक्कर लेनी थी, अंग्रेज़ों के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वो सीधे सीधे मैसूर से टक्कर ले सके, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि मराठों और निज़ाम से मिलके संधि कर ली। यानी अंग्रेज और मराठे और निज़ाम के बीच एक त्रिकूट बना और मराठों को कुछ पैसे का लालच दिया और निज़ाम को कहा कि आपको गुंटूर का क्षेत्र दिया जाएगा, और तीनों ने मिलकर मैसूर पर हमला कर दिया। जब हमला किया तो हैदर अली डिप्लोमेट था। हैदर अली ने सोचा कि वहीं तीनों से एक साथ टक्कर नहीं ली जा सकती, तो उसने मराठों को 35 लाख रुपए देने का वादा किया, 18 लाख तुरंत दिया और बाकी पैसा बोला कि हम आपको बाद में भिजवाते हैं, आप लोग के युद्ध से अलग हुई। मराठों को अंग्रेजों से तोड़ा और ज़मीन का लालच देके निज़ाम को भी तोड़ दिया। तब केवल बचे कौन? अंग्रेज। अब जब अंग्रेज अकेले बचे तो अंग्रेजों से निपटना मैसूर के लिए यानी हैदर अली के लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। बहुत जम के उसने टक्कर ली अंग्रेजों को कब्जे से। जो मंगलोर था, अंग्रेजों का एक बड़ा डाम, मंगलोर पर हमला करके मंगलोर पर कब्जा कर लिया। और सबसे बड़ा हमला जो हैदर अली ने किया, पूरी ताकत इकट्ठा करके मद्रास पर टक्कर दे दी। मद्रास दक्षिण में इनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों पर, और मद्रास में हैदर अली ने अपना अभियान चलाया और मद्रास के 5 मील अंदर तक घुस गया। जब मद्रास के अंदर तक हैदर अली घुसा तब अंग्रेजों ने अपनी पराजय बिल्कुल सामने जान ली और अंग्रेजों ने अपनी पराजय जान के सरेंडर कर दिया और तुरंत संधि का प्रस्ताव मैसूर से दिया, यानी हैदर अली से संधि का प्रस्ताव दिया। हैदर अली भी लड़ थक चुका था तो फौरन इसने संधि कर ली। तो अप्रैल 1769 में एक संधि होती है, मद्रास की संधि, ट्रीटी ऑफ मद्रास। तो मद्रास की संधि कब होती है? अप्रैल 1769। अब इस संधि में भारी पड़ा था हैदर अली। तो जो कैदी एक दूसरे के गिरफ्तार सिपाही और योद्धा जो गिरफ्तार किए गए थे, एक दूसरे को छोड़ दिया गया और इन लोगों ने वचन दिया कि जब एक दूसरे के खिलाफ कोई आक्रमण करेगा तो ये लोग उसकी मदद करेंगे। और इस संधि ने जो सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ा कि एक जो उस समय भारत में कॉन्सेप्ट बन गया था कि भारत में अंग्रेज अपराजय हैं, अंग्रेजों को कोई हरा नहीं सकता। अंग्रेज जो यूरोपियन जो ताकत थी उनको कोई पराजित करने की स्थिति में भारत में नहीं था। ये भ्रम जो था वो हैदर ने ही सबसे पहले तोड़ा था कि अंग्रेजों को हराया भी जा सकता है। इसके पहले अंग्रेज हारते नहीं थे। तो अंग्रेजों का जो दम्भ था सबसे पहले चूर किया था इसे हैदर अली ने। तो अंग्रेजों की जो अजेयता मानी जाती थी वो हैदर अली ने ख़त्म कर दी। तो ये संधि अंग्रेजों के लिए बहुत ही असम्मानपूर्ण था। अंग्रेज अब जलने लगे थे, अब वो भी अपनी ताकत इकट्ठा कर रहे थे और ताकत इकट्ठा करके जल्दी से जल्दी, मतलब एज सुन एज पॉसिबल इससे बदला लेना था, नहीं तो अंग्रेजों की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही थी। उसी चक्कर में फिर से इन्होंने कुछ ही साल बाद अपनी ताकत इकट्ठा की और फिर से मराठे और निज़ाम को अपनी तरफ किया और शुरू कर दिया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। अब ये जो दूसरा आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, ये हुआ था 1782 to 1784, 1780 से 1784 तक चला।
इस लड़ाई में भी शुरुआत में इन लोगों ने साथ दिया, लेकिन हैदर अली डिप्लोमेट था, इसने पहले ही इन लोगों को अपनी तरफ मिला के रखा हुआ था। हैदर ने पहले ही निज़ाम और मराठों को अपनी तरफ कर लिया था, और अपनी तरफ करने के बाद अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। हालांकि बाद में अंग्रेज़ों ने निज़ाम को गुंटूर का ऑफर दिया, निज़ाम लड़ाई से अलग हो गया। मराठों से 1782 में एक संधि कर ली गई थी, सलभाई की संधि, वो मराठा में हम लोग पढ़े थे। तो सलभाई की संधि जब 1782 में अंग्रेज़ों ने की तो मराठे भी अब अंग्रेज़ों की तरफ हो गए और मैसूर से लड़ाई बंद कर दी। तो इसमें अब मैसूर और सीधे सीधे अंग्रेज़ों की टक्कर होनी थी। तो पहले ये लोग साथ दे रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने लालच देकर इन लोगों को तोड़ लिया अपनी तरफ। लेकिन हैदर अली ने बहुत जोरदार लड़ाई लड़ी और आरकाट का किला था अंग्रेज़ों का, आरकाट के घेरा डाला और आरकाट के किले को जीत लिया। आरकाट की पराजय से उस समय जो इनका जो सेनापति था, जो हेक्टर मुनरो उसका नाम था, तो आरकाट के घेरे से इतना वो परेशान हुआ जब हैदर अली ने उसके ऊपर हमला किया, तो हेक्टर मुनरो अपने लड़ाई का सारा सामान, हथियार, तोपें, बंदूकें, ये सब तालाब में फेंक के उसको बांधना पड़ा। हालांकि बाद में फिर से हेक्टर मुनरो को भेजा गया, हेक्टर मुनरो को हटा के फिर आयरकुट को भेजा गया। तो जब आयरकुट को भेजा गया तो आयरकुट ने 1782 में एक युद्ध हुआ था, पोर्टो नोवा का युद्ध, 1782 बैटल ऑफ पोर्टो नोवा। तो जो पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ, इस पोर्टो नोवा की लड़ाई में हैदर अली को आयरकुट ने पराजित कर दिया। तो जब हैदर अली को आयरकुट ने पराजित किया, इसी लड़ाई में हैदर अली घायल हुआ। तो घायल तो हुआ लेकिन अभी जीवित था कुछ समय तक। फिर से हैदर अली ने अपनी सेना इकट्ठी की और अंग्रेज़ों को पराजित करना शुरू किया। लेकिन फिर दिसंबर 1782 में, दिसंबर 1782 में हैदर अली की मौत हो गई। यानी जब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था 80 से 84 तक, तो उस दूसरे के बीच में इसकी मृत्यु हो गई। जब हैदर अली की मौत हुई तो इसका बेटा राजा बना टीपू सुल्तान। यानी हैदर अली के बाद मैसूर का जो अगला शासक बना टीपू सुल्तान। तो जो टीपू सुल्तान था, इसका जो टाइम पीरियड है 1782 टू 1799, 1782 से 1799 तक। टीपू सुल्तान हैदर अली की ही कॉपी थी, बस उससे थोड़ा सा जिद्दी और थोड़ा सा रिजिड था। योद्धा तो अच्छा था लेकिन थोड़ा जिद्दी टाइप का था। हैदर अली क्या था कि थोड़ा फ्लेक्सिबल था, टीपू उतना फ्लेक्सिबल था नहीं। वो डिप्लोमेसी में इन सबों के साथ बैलेंस नहीं बना पा रहा था। लेकिन जो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो हैदर अली बीच में छोड़ के मरा था, इसको टीपू ने कंटिन्यू रखा। इसको 2 साल तक इसने लड़ाई लड़ी और टीपू ने अंग्रेज़ों को पराजित किया। और 1782 में अंग्रेज़ों का जो ब्रिगेडियर था, ब्रिगेडियर मैथ्यूज को टीपू सुल्तान ने हराया। और हराने के बाद ब्रिगेडियर मैथ्यूज को उसकी सेना समेत, पूरी सेना समेत गिरफ्तार करके कैद कर लिया था। जब सेना समेत गिरफ्तार करके कैद किया, तब अंग्रेज़ों को लगा कि अब जल्दी से जल्दी संधि करनी चाहिए। तो फटाफट इन लोगों ने संधि की बातचीत करनी शुरू कर दी। और फिर 1784 में एक संधि होती है, मंगलोर की संधि। मंगलोर की संधि, ट्रीटी ऑफ मंगलोर। और ये मंगलोर की संधि कब हुई थी? 1784। सवाल पूछा जाता है कि पहला एंग्लो मैसूर युद्ध किस संधि से खत्म हुआ था? मद्रास की संधि से। और दूसरा एंग्लो मैसूर वार ट्रीटी ऑफ मंगलोर, मंगलोर की संधि से हुआ। इस मंगलोर की संधि पर उस समय जो पॉल मैकार्टनी था, मैकार्टनी और टीपू ने हस्ताक्षर किए थे। हालांकि उस समय का जो भारत का गवर्नर जनरल था अंग्रेजों का, वॉरेन हेस्टिंग्स, वो इस संधि से खुश नहीं था। उसको लगता था कि इतनी जल्दी संधि करना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसमें फिर अंग्रेजों की बेइज्जती हुई थी और टीपू भारी पड़ा था। और उसने कहा था कि पॉल मैकार्टनी बड़ा बेवकूफ़ आदमी है, दक्षिण में हमारी ताकत को वो खो देगा। लेकिन टीपू भी लड़ते लड़ते थक गया था और इसने भी बराबरी के लेवल पर समझौता कर लिया। यानी पहले 2 लड़ाइयाँ जो थी, इसमें मैसूर भारी पड़ा था। ठीक, इसके बाद फिर थर्ड एंग्लो मैसूर वार, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये जो तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इसका जो बैकग्राउंड था, तो इसके बैकग्राउंड में क्या था कि जो टीपू सुल्तान था, टीपू बहुत ही अग्रगामी सोच का था, फॉरवर्ड, बिल्कुल आगे की सोचता था। और राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ उसने अंतर्राष्ट्रीय संधि भी करनी शुरू कर दी थी। इसने कुस्तुनतुनिया और फ्रांस जैसे देशों के शासकों से समझौता करना शुरू किया, उनको लेटर भेजा, उनके समर्थन पाने की कोशिश की थी। तो इसी से नाराज थे अंग्रेज। और बाद में जब टीपू सुल्तान ने 1789 में त्रावणकोर पर आक्रमण किया, तो त्रावणकोर अंग्रेजों का मित्र राज्य था।
अंग्रेजों ने त्रावणकोर की सुरक्षा का वादा किया था। तो उसी सुरक्षा के वादे के जब टीपू सुल्तान ने हमला किया तो अंग्रेजों ने त्रावणकोर पर टीपू सुल्तान के हमले को खुद पर हमला माना और खुद पर हमला मान के अंग्रेजों से युद्ध करना शुरू कर दिया और शुरू हो गया थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। जब तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, ये जो चला था 1790 से 1792 तक, इसमें मराठा निजाम तो थे ही थे। इसमें उस समय का जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस ने, क्योंकि देख रहा था कॉर्नवालिस कि 2 बार मैसूर से अंग्रेज हार चुके हैं, तो इस बार कॉर्नवालिस बहुत गंभीर था मैसूर को लेके और उसने खुद अपनी सेना का नेतृत्व किया। पहली बार हुआ गवर्नर जनरल खुद ही सामने चला आया और उसने मराठा निजाम के साथ मिलकर मैसूर के खिलाफ बहुत तगड़ा घेरा बनाया और मैसूर को पराजित करते हुए आगे बढ़ा और श्रीरंगपट्टनम के किले पर, श्रीरंगपट्टनम किले में जहाँ टीपू रहता था, जो मैसूर की राजधानी थी, मैसूर की राजधानी उस समय श्रीरंगपट्टनम थी, तो श्रीरंगपट्टनम के किले पर टीपू को घेर लिया गया। और जब टीपू को बुरी तरीके से घेरा गया तो वहीं पर तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए संधि होती है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ये हुई थी 1792। तो इसमें युद्ध का सारा जो भार था वो टीपू सुल्तान पर डाला गया। लगभग इसका आधा राज्य यानी मैसूर का लगभग आधा क्षेत्र वो छीन लिया गया, यानी मैसूर को बिल्कुल एकदम निशक्त बना दिया गया, कमज़ोर बना दिया गया, अब वो लड़ने लायक नहीं रह गया था। और मैसूर के ऊपर यानी टीपू सुल्तान के ऊपर युद्ध की पेनाल्टी के लिए 3 करोड़ रुपए के जुर्माना लगाया गया था। अब 3 करोड़ का जुर्माना टीपू के पास उस समय खजाने में था नहीं, तो अंग्रेज कॉर्नवालिस ने क्या किया कि टीपू के 2 बेटों को अपने पास कैद रखा कि जब वो 3 करोड़ रुपया देगा तो इसके दोनों बेटों को रिहा करेगा। तो 3 करोड़ रुपए के बदले में कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के 2 लड़कों को अपने यहाँ कैद कर लिया, यानी तीसरे में जाके तब ये सारी शक्तियाँ मिलकर मैसूर को हरा पाती। अब जब हार चुका था, आधी ज़मीन जा चुकी थी, सेनाएं उसकी कम की जा चुकी थी, तो टीपू बिल्कुल कमज़ोर हालत में था और मैसूर का पतन कभी भी हो सकता था। लेकिन थोड़ा सा इसको ऑक्सीजन मिला मैसूर को कि जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के पद से हटा तो अगला जो गवर्नर जनरल आया जॉन शोर जो था, जो कॉर्नवालिस के बाद गवर्नर जनरल बना था, तो वो नॉन इंटरफेरेंस की नीति अपना रहा था, अहस्तक्षेप की नीति। उसको भारतीय राज्यों में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो उसने मैसूर के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं किया, मैसूर चलता रहा जस का तस। तो मैसूर की समझ लीजिए कि संजीवनी जो कुछ सालों के लिए मैसूर, नहीं तो अगर जॉन शोर नहीं आया रहता तो 2-3 साल के अंदर मैसूर खत्म हो जाता। लेकिन जॉन शोर आ गया, उसने कोई इसमें मैसूर पर ध्यान ही नहीं दिया, वो केवल बिजनेस पर ध्यान दे रहा था। भारत के रियासतों के मामले में उसका कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। दिक्कत तब हुई मैसूर को कि जब 1799 में वेलेजली गवर्नर जनरल बन के आया। तो जब वेलेजली गवर्नर जनरल बना तो वो उसने एक अपनी नीति बनाई थी भारतीय शासकों के लिए, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। तो एक सहायक संधि में क्या होता था कि वो भारतीय राज्यों से समझौता करता था कि राजा उसकी अधीनता स्वीकार कर ले और एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो था उस राजा के दरबार में रहेगा, जो राजा की विदेश नीति को ध्यान में रखेगा, और वहाँ पर एक सेना रखी जाएगी जो राज्य की रक्षा करेगी। यानी एक तरीके से अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाला था सहायक संधि। उसी सहायक संधि का प्रस्ताव वेलेजली ने मैसूर के पास भेजा, टीपू सुल्तान के पास भेजा। टीपू सुल्तान जैसा स्वाभिमानी शासक, उसने सहायक संधि को बिल्कुल सिरे से खारिज किया। वो कहता था कि 100 दिन बकरी के तरीके जिंदा रहने की अपेक्षा 1 दिन शेर के तरीके जीवित रहना बहुत बेहतर हम मानेंगे और सहायक संधि स्वीकार नहीं करेंगे। जब टीपू सुल्तान ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की तभी इसी बात पर शुरू हो गया चौथा यानी 4th एंग्लो मैसूर वॉर, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, 4th एंग्लो मैसूर वॉर। अब ये जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध चला 1799, तो ये बहाना था वेलेजली का, क्योंकि मैसूर कमज़ोर हो चुका तो उसको पता था टक्कर नहीं हो पाएगी। और अंग्रेज़ों ने फिर श्रीरंगपट्टनम के किले पर टीपू सुल्तान को घेर लिया। टीपू सुल्तान हालांकि अभी सरेंडर नहीं कर रहा था, और श्रीरंगपट्टनम का जो किला था बहुत मजबूत किला था, उसका घेरा डला हुआ था। तो एक दिन का ही समय था, 4 मई 1799 को
जब उस किले का किला अंग्रेजों चालू था, तो दिन के समय जब टीपू सुल्तान 12-1 बजे का टाइम रहा होगा, वो खाना खाने के लिए जा रहा था, तो जैसे ही वो खाने का कौन मुँह में डालने ही जा रहा था, तब तक अंग्रेजों ने उधर से घूस दे के इसके किलेदार का जो गेट बंद करता था उसको पैसा देके अंग्रेजों ने अपनी तरफ मिला लिया और धोखे से किले का दरवाज़ा जो था, श्रीरंगपट्टनम किले का दरवाज़ा खोल दिया गया। तो जब श्रीरंगपट्टनम के किले का दरवाज़ा खुला और ब्रिटिश सेना वहाँ से घुसना शुरू कर देती है। अब इधर खाना खाते समय टीपू सुल्तान को सूचना मिली कि भाई अंग्रेज घुस रहे हैं किले के अंदर, किले का दरवाज़ा खुल गया। तो टीपू सुल्तान अपना खाना वाना छोड़ के वैसे ही पैदल भागा किले का गेट बंद करवाने के लिए, हाथ में तलवार लेके। अब उसने टोपी ओपी अपना जो तामझाम सुल्तान लोग पहनते थे वो उसने पहना नहीं था, और गेट के सामने ही उसने उन सिपाहियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन सिपाही तो सिपाही थे, उन सबों ने पहचाना नहीं कि सुल्तान है क्या है। सिपाहियों ने घेर के उसको मार दिया और लड़ते हुए टीपू सुल्तान की आत्मरक्षा में मौत हो गई और लाश उसकी वहीं पर। सिपाहियों ने अभी तक पहचाना, क्योंकि टोपी वोपी लगाया नहीं था अपना वो सुल्तान वाला, और आगे सिपाही थे, सिपाही पहचानते नहीं थे, पहचानते तो बड़े अफसर थे, बड़े अफसर तो पीछे थे। और पता चला उसको रौंदते हुए सेना आगे बढ़ गई, पूरे श्रीरंगपट्टनम के किले पर कब्जा हुआ। फिर टीपू सुल्तान की तलाश हुई कि टीपू सुल्तान कहाँ गया, क्योंकि अभी तक उसकी लाश नहीं मिली थी। तो पहले अंग्रेजों को डाउट हुआ कहीं सुल्तान भाग तो नहीं गया, फिर हरम में जाके तलाश हुई, तब तक टीपू सुल्तान नहीं मिला। रात को जब लाशें हटाई जा रही थी, यानी जब सब कुछ ठीक ठाक किया जा रहा था, लाशें हटाई जा रही थी, तो गेट के पास लाशों के ढेर में टीपू सुल्तान की तलवार दिखाई दी, और उसी तलवार से उसकी पहचान की कि मरते मरते भी तलवार उसके हाथ में ही थी। तो वही जो टीपू सुल्तान की तलवार उसके हाथ में मिली थी, उसी से उसकी पहचान की गई कि टीपू सुल्तान तो यहाँ किले के दरवाजे पर मरा पड़ा था। और वो तलवार जो था टीपू सुल्तान का, वो अंग्रेज उठा के अपने साथ लंदन लेके चले गए। बाद में 2004 में उस जो तलवार जो टीपू सुल्तान ने लास्ट समय मरते समय अपने हाथ में ली हुई थी, उस तलवार की ब्रिटेन में नीलामी हुई थी, और उस तलवार को वापस दोबारा भारत लाया एक बड़े ही नेक आदमी ने, विजय माल्या। विजय माल्या जो था, जिसको भगोड़ा हम लोग कहते हैं, तो विजय माल्या ने बहुत सारे गलत काम किए हैं, लेकिन एक काम अच्छा भी किया कि टीपू सुल्तान की तलवार को उसने नीलामी में 50 करोड़ में खरीदा था। 50 करोड़ में खरीद के उसको वापस लेके आया था। तो उसके बहुत सारे कामों में एक अच्छा काम भी है। खैर, तो इस तरीके से मैसूर का अंत होता है, और मैसूर जो था उसके पुराने शासकों को वापस लौटा दिया जाता है, और मैसूर का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में टीपू सुल्तान के मरने के बाद कर दिया जाता है। तो ये जो 2 राजा थे, हैदर अली और टीपू सुल्तान, केवल 2 ही थे, लेकिन इन 2 ने मिलकर जो 4 लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने अंग्रेजों के भारत में पसीने छुड़ा दिए। और इनमें भी जो पराजय हुई उसमें टीपू सुल्तान का भी थोड़ा बहुत योगदान था, क्योंकि वो इनके जैसे हैदर अली बार बार मराठों निजाम से समझौता कर लेता था, टीपू सुल्तान ये नहीं कर पाता था। हालांकि था वो भी प्रोग्रेसिव माइंड का। भारत में माना जाता है कि जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है, रॉकेट जो फेंकते हैं ना, तो बारूद भर के जो दूर तक जाता है, तो रॉकेट टेक्नोलॉजी का जो शुरुआत थी वो टीपू सुल्तान ने ही की थी। इवन जब 1789 में 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, तो फ्रांस की क्रांति की सफलता को इसने सेलिब्रेट किया। ये खुश हुआ था कि चलिए फ्रांस में जनता की क्रांति आई, और वहाँ पर जो एक क्रांतिकारी दल था, जैकोबिन पार्टी बनी थी क्रांति के बाद, तो उस जैकोबिन पार्टी की मेंबरशिप भी टीपू सुल्तान ने ली थी, वो खुद उसका मेंबर बना था। और श्रीरंगपट्टनम के किले में उसने एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया था, फ्रीडम ट्री लगाया था। तो स्वतंत्रता का वृक्ष लगाना, फ्रांस की क्रांति को सेलिब्रेट करना। तो और जब नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस का डिक्टेटर बना, जब फ्रांस का तानाशाह बना, तो उसको इसने बधाई दी थी, और मिस्र के रास्ते नेपोलियन ने इसको भारत आने का वादा भी किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वही था कि भारतीय शक्तियों में वो बैलेंस नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बैलेंस तो बना रहे थे, लेकिन भारत में ही बैलेंस नहीं बना पाया। इस वजह से टीपू का पतन हो गया। ठीक है, चलिए। तो ये मैसूर था, जो पहली रियासत थी जिसने भारत में अंग्रेजों को सबसे कड़ी और तगड़ी टक्कर दी। लेकिन वही था कि आपसी फूट और आपसी जो रणनीति थी, इसका फ़ायदा अंग्रेजों को मिला। तो अंग्रेजों ने भारत पर जो कब्जा की, उसमें अंग्रेजों से ज़्यादा योगदान भारतीय शासकों की आपसी फूट का दिया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और बातचीत करेंगे हम लोग बंगाल के बारे में, अवध के बारे में, बाकी छोटी छोटी रियासतें थी उनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।